मतलब ये था कि हमें शुरू से एक बात समझ में आती थी, चाहे हम पहली क्लास में थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, कच्ची एक से हमने स्टार्ट किया, कच्ची एक, पक्की एक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो उस टाइम तक भी हमें लगता था कि नहीं यार कुछ अच्छा करना है और टॉप तो करना है। मतलब इतना घर पे बोली जाती थी पढ़ाई के लिए जब आपके घर में कोई सेलेक्ट हो जाता है। बट मुझे एक चीज लगती थी कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। मतलब बड़े सपने थे, यानी सपने बड़े देखने चाहिए। ये नहीं है कि अब हाल ही पूरे हो जाएंगे, हाल ही कुछ मिल जाएगा। आज जो युवाओं के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो शॉर्ट सक्सेस, उनको ऐसे लगता है अभी उन्होंने देखा किसी आदमी को अच्छा यूट्यूब पे अच्छा कर रहा है। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर बनने के लगे हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, 8-9 साल, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, उनको लगता है कि यार कैरी मिनाती बन गया, हम भी बस ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एक तो कभी भी कॉपी करके आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे मुझे कॉपी करें या आप किसी का स्टाइल कॉपी कर सकते हो, बट आपकी एक जो अपनी पहचान है वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था, मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे लगा यार ऐसे किसी का कॉपी आ गया तो फिर लोग ऐसे कहेंगे ये तो नकली अक्षय कुमार जा रहे हैं। तो पहले नमस्कार, आप सब मुझे जानते ही हैं और आप सबका इतना प्यार रहा है जिसकी वजह से ये जान पहचान बनी है हमारी आपकी। भाई साहब थोड़ा तुम भी सुन लो, इतना टेंशन में बैठे हो। कुछ नहीं है भाई, बहुत कम दिनों के जीवन है, मैं बता दूं, सब यहीं रह जाना है। क्या गया, क्या खोया, क्या पाया, ये शरीर पे लीज पे मिला हुआ है 60-65 सालों के लिए, इसको भी छोड़ के चला जाना है। जब हम जाएंगे यहाँ से तो लोग कहेंगे, जैसे आप देखते होगे अभी लता मंगेशकर जी गई, लोग कहे लता मंगेशकर चली गई जबकि सामने पड़ी थी। इसका मतलब है कि शरीर भी अपना नहीं है, यह आत्मा है जिससे कुछ अच्छा कर लिया जाए, लोगों के लिए अच्छा सोच लिया जाए। टेंशन लेके कुछ नहीं होना। जैसे आप लोग भी बहुत सोचते हैं यार नौकरी नहीं मिली तो क्या ही होगा, ऐसा लगता है ना, जैसे जीवन सा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा जीवन में पहले भी कभी लगा होगा जब कोई गया होगा, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी खत्म है, अब कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा था। मैक्सिमम लोगों को लगा होगा। कितने लोग हैं ऐसे जिसको ऐसे लगा था कि अब जीवन सच में खत्म है? हाँ, 4-5-10 बता रहे हैं, बाकी लोग बताते नहीं, छुपा लेते कि नहीं यार कहीं पापा को पता चल गया तो रिलैक्स हो पड़ेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे हैं हल्का, वो सबको लगता है। लेकिन जब हम वहां से निकल जाते हैं उस समस्या से, फिर लगता है अरे यार हम किन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे थे। दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी। कि अब समझो हमें अपनी की हुई बातों पे अगर अफसोस होने लगे, हंसी आने लगे, तो समझो कि अब मैच्योरिटी आ गई है। तो बात करते हैं। हाँ, आपने मुझे क्या बोलने के लिए भेजा था, मैं तो भूल गया। अच्छा हाँ, मतलब कि मैंने एसएससी की तैयारी कैसे शुरू की, मैं क्या सोचता था, तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि हमने भी सबसे पहले जन्म लिया, उसके अरे सबसे पहले तो वही काम होगा, पहले जन्म लिया, फिर हमने क्या किया कि थोड़े बड़े हुए तो घर वाले कहने लगे, जैसे एक हमारे घर में भी था कोई आदमी सरकारी नौकरी पा गया था, तो घर वालों को रहता हमारा लड़का भी सरकारी नौकरी करेगा। हमारी मम्मी ने कह दी थी जब हम पालने में झूल लेते 1.5 साल के थे, तो जो लड़का सेलेक्ट हुआ था उसके मामा बोले कि अब कोई नहीं कर पाएगा सरकारी नौकरी इस घर में। सोचो हम उस टाइम उतना सुन लेते थे। हमने कहा यार ऐसी बात बोल रही है कि कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, तो हमने उसी दिन से तैयारी शुरू ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं वापस लेता हूँ। मतलब ये था कि हमें शुरू से एक बात समझ में आती थी, चाहे हम पहली क्लास में थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, कच्ची एक से हमने स्टार्ट किया, कच्ची एक, पक्की एक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो उस टाइम तक भी हमें लगता था कि नहीं यार कुछ अच्छा करना है और टॉप तो करना है। मतलब इतना घर पे बोली जाती थी पढ़ाई के लिए जब आपके घर में कोई सेलेक्ट हो जाता है। बट मुझे एक चीज लगती थी कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। मतलब बड़े सपने थे, यानी सपने बड़े देखने चाहिए। ये नहीं है कि अब हाल ही पूरे हो जाएंगे, हाल ही कुछ मिल जाएगा। आज जो युवाओं के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो शॉर्ट सक्सेस, उनको ऐसे लगता है अभी उन्होंने देखा किसी आदमी को अच्छा यूट्यूब पे अच्छा कर रहा है। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर बनने के लगे हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, 8-9 साल, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, उनको लगता है कि यार कैरी मिनाती बन गया, हम भी बस ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एक तो कभी भी कॉपी करके आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे मुझे कॉपी करें या आप किसी का स्टाइल कॉपी कर सकते हो, बट आपकी एक जो अपनी पहचान है वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था तो मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे लगा यार ऐसे किसी का कॉपी आ गया तो फिर लोग ऐसे कहेंगे ये तो नकली अक्षय कुमार जा रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा। तो कॉपी, जैसे आप टॉपर्स को सुना आपने, क्योंकि सफल होने के बाद लोग अच्छी अच्छी चीजें ही बताते हैं और बतानी भी चाहिए, क्योंकि गलत चीजें बताने से तो खराबी प्रभाव पड़ेगा और वो भूल भी जाते हैं जो उनके साथ खराब हुआ या वो कितनी बार असफल हुए नहीं हुए। बहुत कम लोगों को याद रहता है, अच्छी अच्छी बातें याद रहती हैं। आपको लगता है यार ये आदमी सफल हो गया, मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी चलो यही काम करता हूँ। तो पहले तो वो करने की ठानी है कि जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, उसके बाद हिंदी मीडियम थ्रू आउट रहा, इंग्लिश कमजोर थी, तो मैंने कभी ये बात नहीं सोची कि यार मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद कॉलेज गए तो कॉलेज में भी मन नहीं लगा, वापस आ गए, फिर एक और कॉलेज में गए, फिर ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन में हमारे लिए सबसे मैंने क्या था कि अच्छा करना है लाइफ में, बड़ा करना है। बट ये नहीं कि एक बार में ये सोचना है कि नहीं मैं तो मिलेनियर बनूंगा, मेरे को 100 करोड़ कमाने, नहीं, ये मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मुझे जब जो मौका मिला मैंने उसको भुनाया। जैसे कॉलेज में जब मैं था तो मेरे लिए चैलेंज था कि यार एक नौकरी लेनी है, एटलीस्ट कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है।
तो मैंने उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत की, क्योंकि मेहनत एक आदत है, जीतना एक आदत है, और वो आपको शुरू से डेवलप करनी पड़ेगी, और वो शुरू से होती भी है बच्चे में। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब अचानक आप बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे। आप फेल हो रहे हैं अलग बात है, बट मेहनत करना एक आदत है, वो हमें शुरू से ही। बहुत से बच्चे हम देखो कामचोर होंगे शुरू से, जैसे बिस्तर बिछाना है, छोटे भाई तू बिछा ले, वो हर बार काम से बचते हैं, तो वो जिंदगी भर बचते ही रह जाते हैं। उनकी शादी भी हो रही है, अरे जयमाला दोष डाल लेगा। तो काम से बचना नहीं है। मैं कहता हूं कि आप छोटा भी कर रहे हो, मैं बहुत छोटे से ग्राउंड पे क्रिकेट भी खेलता हूं रोज, तो मेरा ये टारगेट रहता है कि यार मुझे जीतना है, क्योंकि जीतना एक आदत होती है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तो अच्छी चीजें हम शुरुआत से ही डेवलप करते हैं, मेहनत करना हो गया, मैडम ने बताया पेशेंस रखना, ये सारी चीजें क्या है, आदत है। कि हमें थोड़ी छोटी बात पे ही गुस्सा आ जाती है, तो हमें इस चीज को दूर करना है। तो ये कैसे होगा, आदत डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, हमें कॉलेज से हम निकले तो हमारा टीसीएस में सिलेक्शन हो गया, 23,000 रुपये सैलरी थी, 3,20,000 का पैकेज था। मुझे लगता है वो हमारे लिए रात बहुत खूबसूरत थी, हम पूरी रात नहीं सोए थे खुशी में, टाई लगा के ही पड़े, अरे भाई अब तो नौकरी मिल गई, गर्दा उड़ा देंगे टाइप। जबकि क्या ही होता, खैर, लेकिन ये कि वो एक पहला अचीवमेंट था। तो जब वहां से शुरुआत हुई कि यार अभी नौकरी में, तो जुलाई में कॉलेज कंप्लीट हुआ, मार्च में ज्वाइनिंग है, तो चलो नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, और हम वापस गांव में आ गए। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप ग्रेजुएशन करके गांव में आ जाओ तो जीना बहुत मुश्किल होता है। अड़ोसी पड़ोसी सब आपको पूछेंगे, अच्छा अच्छा, अरे अब तो इंजीनियर बन गया, अरे अब क्या कर रहे हो, घास छील रहे हो, यहीं धीरे से बोल देते हैं। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज था। तो हमने पिताजी को पूछा कि यार तैयारी कर लेते हैं किसी चीज की। पिताजी का हमारा सोचता था कि आईएएस की तैयारी करो, उनको लगता था कि बस एक कोई घर में बन गया तो आईएएस बनो। मुझे ये लगने लगा था उस टाइम तक कि जो आदमी 20 साल पहले आईएएस बन गया, अब आप आईएएस बन के उसको पीछे नहीं छोड़ पाओगे। और वैसे भी आपने अगर एक थ्योरी पढ़ी हो, एक मास्लो थ्योरी है, जिसमें होता है कि पहले तो इंसान ये सोचता है कि उसको हवा पानी शुद्ध मिले, जीवन की पहली स्टेज होती है। जो लोग आज रोड पे घूम रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास एक घर हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी लाइफ की स्टेज बदल दी जाती है। जब आप इस लायक हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब आपको पार्टनर अच्छा मिले। जब आपको पार्टनर अच्छा मिल जाता है, फैमिली अच्छी बन जाती है, फिर आपको लगता है कि समाज में मुझे एक प्लेस मिले। जैसे आप घर पे जाओ तो ये लगे कि उनका बेटा आया है। अभी आप रोज जाते होगे तो कोई नहीं कह रहा कि जी उनका बेटा आया, बट जब आप किसी लायक बन जाओगे तो बोला जाएगा कि उनका बेटा है। फिर वो स्टेज आती है। उस स्टेज के आने के बाद आपको लगता है कि अब मेरी सेफ्टी हो, मेरा घर ऐसा हो, मेरे साथ लोग चले मेरी सिक्योरिटी में, वो चौथी स्टेज आती है। और पांचवी स्टेज पे जीवन खत्म हो जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध पहुंचे थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वहां से लाइफ शुरू होती है। तो मैं कहाँ पे था, मैं भूल जाता हूँ यार, आजकल बुढ़ापे का असर है थोड़ा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि वहां से हमने शुरू किया, तो पिताजी भी हमारे बोले, तो मुझे ये था कि समाज में एक अच्छा स्थान बनाना है, मतलब लोग पहचाने कि आपने कुछ किया है, वो एक यूनिक पहचान बने। ये आपके अंदर भी आएगा जब आप अभी सरकारी नौकरी में पहुंच जाओगे, तो आपको लगेगा यहाँ तो और 700 लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या कुछ अलग करूं। फिर कोई लोग एमबीए के बिजनेस में आ जाएंगे सरकारी नौकरी के साथ, लोगों को जोड़ेंगे, कोई फॉरएवर का बिजनेस करेगा, वो ये सब में कूदने लगते हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो बताते हैं कि अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये था, तो हमने लेकिन हमने उस वक्त भी पता है क्या सोचा, जब आप जीवन में, मैं एक चीज कहता हूं कि प्रयास अपनी तरफ से 100% होना चाहिए, और रिजल्ट बुरे से बुरा हो उसको भी भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। और वो हम हो भी जाते हैं जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप किसी को पूरी शिद्दत से प्यार करें, आपकी कहीं कोई कमी नहीं, और सामने वाला फिर भी दगा दे दे। पता है बहुत कम अफसोस होता है, लेकिन हमें अफसोस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि गलतियां हमारी होती हैं। हमें लगता है कि जब वो ये करे थे, हमने उल्टा सीधा बहुत बोला, हमने लड़ाइयाँ की, हमने गाली गलत, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे पढ़ाई में भी होता है, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता और अगर हम बहुत मेहनत करें, जी जान लगा दें, तो हमें दुख नहीं होगा, बट हम जी जान लगा ही नहीं पाते। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने सीजीएल दिया है और उनको लगता होगा यार ये कमी रहेगी, शायद हो सकता था, ऐसे लगता है ना। तो दुख वही है जहाँ कमी रह गई, कि हम कमी छोड़ देते हैं। हमें पता होता है, आप में से सबको पता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, होता नहीं, पता सबको है। फिर भी क्या बच्चा आजकल आप देखोगे तो गणित से ज्यादा फोकस कर रहा है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जबकि उसको पता है कि स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट द हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कि मुझे मन लगा के 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन हम उसके बाद भी नहीं कर पाते, वो चीज जानते हुए भी नहीं कर पाते, फिर कौन सहारा दे सकता है। कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जब आप खुद से कोशिश करोगे। अब आप खुद कोशिश ही नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो मैंने उस वक्त भी यही सोचा कि यार कुछ भी हो, एमटीएस तो निकाल लेंगे। पहले मैंने सोचा था बिहार पीसीएस, मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा आईएएस की तैयारी करेंगे तो बिहार निकल जाएगा। मुझे लगता था बिहार सस्ता है तो निकल जाता होगा, बाद में पता चला कि बिहार तो और मुश्किल है। मतलब हमने तो कभी फॉर्म भी नहीं भरा बिहार का, हमें तो ये नहीं पता चली उसका फॉर्म कब आता है और भरा कब जाता है। बिहार का तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा।
तो मैंने कहा चलो फिर कुछ नहीं तो MTS निकाल लेंगे, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी के बारे में जाना ही तब था जब ग्रेजुएशन हो चुकी थी। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में ही जान गए SSC क्या है, क्योंकि SSC का क्रेज अभी ज़्यादा है, बट हमारे उस टाइम पे 2012 के टाइम पे नहीं था। हमने जब कॉलेज कंप्लीट किया और गूगल पे लिखा, गूगल भी उस टाइम इतना फेमस नहीं था, अटक के खुलता था, कि सरकारी नौकरी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो जैसे ही डाला तो उसमें आ गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक एग्जाम होता है, और हमने उसकी एक किताब खरीद ली। उस टाइम एक ही किताब आती थी अरिहंत की, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, और उसके बाहर ही लिखा रहता था कि इस एग्जाम को पास करने के लिए 120 नंबर लाना अनिवार्य है। उस टाइम 120 नंबर पे उन्होंने कट ऑफ फिक्स कर रखी थी, 11 और 10 में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी। तो हमने CGL का फॉर्म भर दिया था। हमने कहा ठीक है। उसके पीछे और भी वजह थी, हमें लगता था कि यार घर में रहेंगे तो मोहल्ले वाले तो हैं ही, और फिर कॉलेज में क्या है, आदमी इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि वो दोस्ती यारी के बिना मन नहीं लगता। एक ये भी वजह थी हमारी घर से बाहर निकलने की, क्योंकि घर में वही तौलिया यहाँ फेंक दी, तू तौलिया सही से नहीं रख सकता, तूने कप उठा के नहीं रखा। घर में आप रहोगे तो ये सब ताने नॉर्मल है, फ्री बैठा है चल आलू छील ले, ये सब काम आपको मिलेंगे। आपने रोटी मांग ली टाइम पे, रोटी नहीं मिली, अभी तक रोटी नहीं बनी, मम्मी अपने आप बना ले, तेरे हाथ नहीं है। मतलब अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो ये सब चीजें होना स्वाभाविक है। अगर आपने रिचार्ज के लिए पैसे 2 बार मांग लिए, किसका कर रहा है, पूरे दिन फोन पे ही चुपका रहता, मतलब ये सब चीजें तो थी। तो इन सब चीजों को आप कॉलेज के बाद नहीं झेल पाते, क्योंकि ग्रेजुएशन तक माँ बाप ठीक ठीक सम्मान देते हैं। जैसी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद सम्मान एकदम खत्म सा हो जाता है। आप देखोगे कि ग्रेजुएशन के बाद जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी इसीलिए कम है। आप अभी IIT की तैयारी के लिए घर वालों से 60,000 निकलवा सकते हो, बट SSC की तैयारी के लिए 10,000 रुपये देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी उनको नानी दे जाती है, और सही बात भी है। उनको लगता था, अब तक ये गलतफहमी थी माँ बाप को कि ग्रेजुएशन अगर बच्चा कर लेगा तो अब पैसा छापने लगेगा, क्योंकि वो तो RBI का गवर्नर हो जाएगा। फिर ग्रेजुएशन का मतलब ये थोड़ी, आजकल तो ग्रेजुएशन इतनी मुश्किल से हो पाती है। हम भैया घर से बाहर निकल गए तो पिताजी बोले चलो ठीक है तुम्हें दिल्ली छोड़ देते हैं भाई। मैंने कहा ठीक है दिल्ली छोड़ दो भाई। हम आए दिल्ली, हमने देखा खर्चा बहुत हाई फाई है, क्योंकि हमारे दिमाग में था 2,000 का कमरा मिल जाएगा, बट यहाँ तो 6,000 में ऐसा मिल रहा था कि मछली की बुदबू आती थी। उधर गांधी विहार हम देखने गए थे। कोई बात नहीं भाई, पिताजी आए फिर ले गए वो लौटा के बेचारे। उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि एक पिता का बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर पिता नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए माँ कम समझती है। हमारे आपके टाइम की जो माएँ हैं वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, और उन्होंने घर से बाहर निकला भी नहीं है, तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है। बट पिताजी को होती है, उन्हें पता है कि उन्होंने कितने धक्के जीवन में खाए, आसान नहीं है। अच्छा, ये कह रही है कि माँ कम समझती है। उन्हें कम समझने से मतलब ये है कि जैसे माँ के पास 50,000 है और आप कह दो कि मुझे 60,000 चाहिए, 10,000 और उधार लाओ, तो माँ उतना रिस्क नहीं लेती। उसको लगता है कि 50 रखे रहूं तो इसके कहीं और काम आ जाएंगे। वो इतना भरोसा नहीं करती जितना मैंने देखा है। पिताजी क्या होगा, उनको लगता है कि नहीं यार 50-60,000 लगा दो, इसमें कुछ ना कुछ कर जाएगा। पिताजी को थोड़ा ज्यादा रहता है कि जमाना समझना। देखिए अब समझना दो तरीके से। अब आप किसी लड़की को पसंद कर लो तो इस मामले में माँ ज्यादा समझती है। माँ ज्यादा समझती है, वो कहती है कि तू कर ले, चल अपनी मर्जी से कर ले, हमारी तो हुई नहीं, तू ही कर ले। बट पिताजी उस वक्त आक्रामक हो जाते हैं। तो वो, मैं पॉइंट की बात हर जगह नहीं कह रहा कि हर जगह माँ नहीं समझती, कहीं माँ समझती है कहीं पिता, बट इस चीज में पिता का ज्यादा रोल रहता है। आपको कहीं छोड़ के आना, कुछ करना, माँ उतना रिस्क नहीं ले पाती। उसने बड़ी मेहनत से वो 50,000 जोड़े होते हैं। तो पिताजी बोले ठीक है यार चलो। फिर हमारा ये था कि हमें होम सिकनेस थी, हमें लगा था 4 साल निकल गई होगी, बट 4 साल तो हम दोस्तियों के साथ बहुत एंजॉय किया, तो हमें पता नहीं चला, घर वालों की याद नहीं आई। पर जैसे वो लोग अलग हुए तो हमारे साथ फिर वही सीन फंस गया, क्योंकि हम कभी घर वालों से अलग रहे नहीं, हमें मम्मी की हमेशा याद आती थी। हमारे साथ फिर ये इशू फंस गया जब हम दिल्ली आए। मैंने कहा अकेले रहना तो हमसे संभव नहीं होगा। पिताजी ने कहा तुम्हें रखना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, पूरे परिवार को कैसे रखेंगे। तो आइडिया दिया किसी ने कि यार ऐसा करो, ग्रेटर नोएडा में 1,500 रुपये में 90 मीटर का विला मिल जाता है, फ्लैट नहीं विला, क्योंकि फ्लैट में तो हमारी मम्मी सख्त खिलाफ थी, भले गाँव के फ्लैट में नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो भाई ले लेते हैं। तो वो पिताजी ने हमारे यहाँ लिया और सबको यहाँ सेट कर दिया, और प्लानिंग ये हुई कि हम दिल्ली में रहेंगे, 5 दिन कोचिंग करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे जो भी है, और वहाँ से फिर अपना 2 दिन यहाँ आ जाया करेंगे। और बहन भी हमारी एक्साइटेड थी, उसने कहा कि शहर में रहेंगे गोरे हो जाएंगे, तो उसने भी थोड़ा सा फोकस किया। तो हम लोग कुल मिला के इस तरीके से शहर में आ गए। ठीक है, ये बात है जुलाई 2013, अगस्त के आसपास की बात है। जुलाई में प्लान किया, 1-1.5 महीने में अपना सेटअप हो गए। जैसे ही मकान लिया था किराए पे, मकान मालिक आ गया, कह रहा हमने तो किराए पे दिया ही नहीं, आपने ले किससे लिया, और हम तो ऐसे बेच रहे हैं। वो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे एम्बरेसिंग मोमेंट था, और मैं उस दिन बड़ा रो गया था। मैंने कहा यार बताओ, बड़ी जिंदगी झंड है। कोई बात नहीं भाई,
हमने वो मकान फिर खाली किया। हमारे पिताजी, वही गांव की आदत थी, तहमत बांध के दूसरा अपना जो है देख के आए, लुंगी बांध के। बोले कोई बात नहीं। वो पिताजी की जो एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी कि वो गांव में रहे, कुछ भी हुआ, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनके अंदर हिम्मत बहुत थी। वो कहते थे यार ठीक है, और उनको एक मेरे पे भरोसा भी था कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूंगा जीवन में। ये दो चीज़ उनकी मुझे थी जो हमेशा आज भी बहुत प्रभावित करती हैं। और जब मैंने आईएएस मेंस दिया था तब भी उसमें एक ऐसे आया था कि आपको जीवन में किस इंसान ने प्रभावित किया है, तो मैंने अपने पिताजी को ही लिखा था। लोग महात्मा गांधी पे लिख रहे थे और मुझे 125 नंबर भी मिले थे 250 में। वहां से हम आ गए, तैयारी शुरू कर दी भाई, कोचिंग ले ली थी, कोचिंग शुरू करने लगे। कोचिंग भी बड़ी मुश्किल से ले दे के हमने जुगाड़ उगाड़ करके सब अपना बैठा दिया, सेट कर दिया मामला कोचिंग। लेकिन हमें उस वक्त भी ये था कि हम ये आईएएस वाईएएस तो हमें बनना है नहीं। वो नहीं कहता एक डायलॉग है आईएएस वाईएएस बनो, हमारा शुरू से था, उससे पहले से। वो तो अब कहता है कि आईएएस वाईएएस नहीं बनना है, ठीक है, कुछ और करना है जीवन में। मैं बताऊं आपको कैसे कोचिंग पढ़ाने की शुरुआत हुई, बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट है। अब वहां से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमें ये था कि यार हम घर वालों को लाई इस शर्त पे थी कि जो 1,500 रुपये रेंट है वो हमें निकालना है घर का, बाकी पिताजी देख लेंगे। तो हमने एक ट्यूशन लगा लिया। मॉडल टाउन में एक सब इंस्पेक्टर थे, उनकी लड़की को हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। हमें उस टाइम इतनी ज़रूरत थी कि हमें गणित पढ़ाना आता था। उन्होंने कहा तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, तो हमने हामी भर दी। तो फिजिक्स और मैथ्स तो हमें हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था, ऑप्शनल भी था और आता भी बहुत अच्छे से था, बट हमें केमिस्ट्री नहीं आती थी। हफ्ते में 2 दिन होती थी केमिस्ट्री क्लास में। आपको बता नहीं सकता जितनी एंजाइटी मुझे उस टाइम होती थी कि मैं कैसे जाके पढ़ाऊंगा। मैं पहले एक चैप्टर रटता था, समझता था, मैंने पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा है। और फिर जाके तब भी वो लड़की अपने पापा से शिकायत करती थी, पापा ये केमिस्ट्री अच्छी नहीं पढ़ा रहे। मैंने कहा बाकी 2 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वो देखो। बाकी 2 तो अच्छा पढ़ा रहे भाई, नहीं आ रही केमिस्ट्री, नहीं आ रही। हमने तो पहले ही मना किया था, आपने कहा तीनों पढ़ाने पड़ेंगे। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि कभी किसी ऐसे टीचर से प्रेशर मत करो। आप टीचर से जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते। टीचर क्यों राजा है, हमसे कोई क्यों नहीं बोलता कुछ, कि हम किसी भी कंपनी में काम करें कोई हमसे ऊंची आवाज में बात कर लेगा, सवाल ही नहीं उठता। जाओ आज से नहीं पढ़ाएंगे। ये टीचर, ये वो जॉब नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें बड़ी रेपुटेशन, बड़ा रेस्पेक्ट। अब तो वो तो अब ऑनलाइन आके लोगों ने हु हल्ला करके खराब कर दिया, एजुकेशन को मजाक में बदल दिया, वरना बड़ा अच्छा था ये, बहुत सम्मान इसमें मिलता था। तो वहां से हमने तैयारी तो हम लगातार कर ही रहे थे। फिर हमारी सिस्टर की शादी भी आ गई, ये जुलाई 2013 की बात है, दिसंबर। तो हम अपने घर गए, तो हमने वहाँ आई डिमांड ए जैकेट, कि जैकेट होनी चाहिए, एक जाड़े आ रहे हैं। तो मैं सिस्टर की जब अपना कमाओ तो ले ले जाओ, जैकेट चाहिए। मतलब लड़कियां क्या होती हैं, जो आपकी बहनें होंगी, वो अपने पिताजी का अनवांटेड सपोर्ट करती हैं, और पिताजी उनका जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी बिना मतलब। अब बहन है तो ठीक कह रही है, नहीं कह रही है वो अलग बात है, बट ठीक कह रही है। बड़ा यार बुरा लगा मुझे, जैकेट मांग लिया यार, क्या मांग लिया। और जबकि उस टाइम ये था कि हमने सीजीएल 2012 जुलाई में दे दिया था। हम सीजीएल देने गए थे, हमारे पिताजी ले गए दिलवाने। 144 नंबर का हम अटेम्प्ट करके आए, जबकि हम पता क्या सोचते थे, 200 का कर देंगे सीजीएल, हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने वो मोटी किताब पढ़ी थी। हमें लगता था इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और सब कुछ उससे ही बाहर आया। क्योंकि 2012 में पहली बार एडवांस मैथ्स लॉन्च हुई, तो एडवांस मैथ्स तो उस किताब में थी नहीं। वो तो हम थोड़े से एडवांस थे शुरू से, तो हमने 2-4 सवाल ठीक कर लिए उसमें, कुछ तुक्के मारे, कुछ तो 144 नंबर का हम करके आए। तो हमें लग गया था कि सिलेक्शन तो होगा नहीं, 120 कट ऑफ जाती है। लेकिन उस साल उन्होंने अचानक से नेगेटिव मार्किंग बोल दी। हो सकता है पहले भी बोली होगी, बट पहले कौन नोटिफिकेशन पढ़ता था, पहले रोजगार में आता था नोटिफिकेशन, ऑनलाइन तो आता नहीं था ऐसे कुछ। एक रोजगार न्यूज़पेपर था, उसमें आता था, पहले उसे खरीदो, पहले फॉर्म भरवाने के लिए कैफे पे जाओ, या फिर वो भर के भेजो, उसमें भी डर रहता था कि वहां पहुंचेगा नहीं। फिर वहां से वो एक चिट्ठी भेजते थे, एक्नॉलेजमेंट कार्ड, आपका फॉर्म मिल गया है, तैयार रहें। वो आता था पहले ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अप्रूव हो गया, 100 रुपये फीस जमा की, वैसे कुछ नहीं। पहले बहुत टेंशन थी। तो हमारे नंबर आए 108। हमारे पिता ने कहा अरे तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले। और पता है हो गया, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ गई 83.75 पहली बार में। हमें बड़ा अच्छा लगा यार, मैंने कहा तो प्री निकल गया। हम इतने पागल थे उस दिन, हमने 20-25 कॉल किए लोगों को बताने के लिए कि हमारा प्री निकल गया। भाई सरकारी नौकरी अपने आप में एक बहुत चाम होती है, अभी आपके लिए भी है, हमारे लिए भी उस वक्त थी। अभी भी अगर कोई हमें ये है कि हाँ ये कह दे कि चलो 3-4 करोड़ रुपए की कोई सरकारी नौकरी पर मंथ की, तो वी विल एफर्ट फॉर दिस, मतलब हम एफर्ट लगाएंगे उसके लिए। अभी जो एक वादा है कि हम सरकारी नौकरी को पसंद नहीं कर पा रहे, उसके पीछे बस वही है मामला जो अटका हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छी लगती है, क्योंकि काम कम और पैसा ज्यादा, इससे बढ़िया क्या बात होगी। निकल गया भाई। फिर आया मेंस। मैंने कहा यार मेंस देने जाएंगे हम, लखनऊ हमारा सेंटर पड़ा, मेंस देने गए। पिताजी ने आशीर्वाद दिया कमर पे, बेटा अच्छा करके आओगे। उस वक्त भी हम इतने कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि बच्चे हमसे सवाल पूछते थे। जैसे हम कहीं पढ़ रहे थे, तो वहाँ लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईएएस की कर रहे थे, तो उन लोगों को हम सवाल बताने लगे थे, लोगों को पसंद भी आने लगे थे तरीका। शुरुआत तो वहीं से हो ही रही थी हल्की हल्की पढ़ाने की। सितंबर में ही मेंस था, मतलब शादी से पहले मेंस था।
सिस्टर की। तो क्या हुआ कि मेंस देने गए तो वहाँ भी हमें लगा 200 का कर लेंगे, वहाँ भी हम नहीं कर पाए। 163 नंबर आए हमारे मेंस मैथ्स में, जबकि टारगेट था कि 200 लेके आएंगे। लोग पूछ भी रहे थे, अरे तेरे तो 200 आए होंगे। मैंने कहा हलवा है, डोना लेके लपक लेगा। तो इंग्लिश हमारी माशाअल्लाह उस टाइम थी भाई साहब, ABCD जिस आदमी ने छठी क्लास में शुरू की हो तो आप इंग्लिश का अंदाजा लगा सकते हो। बट हमें ये रहता था कि इंग्लिश में है ही क्या, ABCD सीख ली, उसके बाहर तो कुछ नहीं है, A to Z एवरीथिंग सब कुछ उसी के अंदर है। बट मैंने ये देखा कि जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती और वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसको पूरी आ भी जाए, लेकिन नंबर फिक्स रहते हैं, नंबर नहीं बढ़ते। तो हमने बहुत मेहनत की, इंग्लिश में सब कुछ किया, हमारे नंबर आए 119 नंबर आए। लेकिन इंटरव्यू देने गए इलाहाबाद, तो ये इंटरव्यू के टाइम की बात है, जिस दिन हमारा बर्थडे था उसके आसपास ही इंटरव्यू था। तो पिताजी दिलवाने ले गए, हमने कोट पहना, जो तो सिस्टर की शादी के लिए जो शॉपिंग होनी थी वो पहले ही करवा दी थी, ताकि इंटरव्यू में भी यही कोट पहन लोगे। सोचो शादी का कोट इंटरव्यू में, आप समझ रहे हो, कोई मैच ही नहीं है। तो हमने कहा यार चलो ठीक है, तो पहले आ गए कपड़े, और अच्छी बात है, हम पहन के गए कोट वोट बढ़िया। उन्होंने पूछे सवाल, हमने भी खूब अच्छे से बताए। हमें 63 नंबर इंटरव्यू में मिले और हमें पहली बार में इनकम टैक्स की जॉब मिल गई। देहरादून हमारी पोस्टिंग थी। 2012 तक क्या होता था, जैसे अभी आपके टाइम पे क्या है कि आपको पोस्ट चॉइस करनी है, स्टेट नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दिया तो वो आपको तमिलनाडु भी मिल सकता है। हमारे 2012 में ऐसा नहीं था, हमारे ये था कि हमने 5 स्टेट भरे थे, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान। जिससे ये था कि जो हमने पोस्ट भरी है वो इन राज्यों में मिली तो ठीक, वरना वो अगली पोस्ट पिक कर लेंगे। अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो SSC में बच्चा बार बार पेपर दे रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उसको मनचाही जगह नहीं मिल रही। हर बच्चा ये चाहता है कि मैं भले ही कांस्टेबल रहूं बट अपने मोहल्ले का रहूं, ताकि उसके पापा को जब चाहूं धमका सकूं। होता है कि नहीं? अब मान लो आपको तमिलनाडु का, तेलंगाना का DM बना दिया जाए, आपको कनाडा का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप जिसको दिखाना चाहते थे, जिस समाज को, वो तो नहीं फील कर रहा है, वो तो नहीं देख पा रहा है। तो ये सब का ही रहता है। तो हमारा भी था। तो फिर हमें ये लगने लगा, फिर आ गई ये बात, जब हमने ये जो जैकेट वाली बात है ये उस इंटरव्यू के दौरान ही आई थी। तो हमें लगा यार बताओ सरकारी नौकरी मिलेगी तो सबसे पहले जैकेट ही खरीदेंगे। और ये एक ऐसा जैकेट खरीदने वाला या कोट खरीदने वाला, हमें कोट का थोड़ा शौक था। जब आप गांव में होते हो तो आपको लगता है कि कोट वोट पहन के थोड़ा अच्छा लगूंगा। कोट में क्या है, हम बहुत पतले थे तो ये सब चीज़ें छुप जाती हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर छुप जाता है, आपका थोड़ा सा फेस ही दिखता है और लगता है कोई सही आदमी जा रहा है। अगर आपका चेहरा ना देखे कोट पहन के तो लगता है कि ठीक आदमी जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें शुरू से ही था भाई, गांव में रहते। मुझे आज भी याद है, हंसी आती है कि एक शादी का कोट जो हमने सन 2010 में खरीदा था, तो एक ऐसे MB की तरह ना ईवीज आया था, ईवीज नेटवर्किंग मार्केटिंग का। हम उसके सेमिनार में, मैं एक ऐसा आदमी मानता हूं अपने आप को जो सबसे ज्यादा रिक्शे में कोट पहन के चला है। हिम्मत नहीं है किसी की चल दे, कोट और टाई लगा के रिक्शे पे, खुले रिक्शे में। ये भाई सबूत है उसका, है कि नहीं? हमें नहीं यार, कोट है बड़ी बात है, नीचे रिक्शा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आप हवा में हो। ठीक है, तो कोट का हमें शुरू से था। जब हम कॉलेज में थे तो हमारा कॉलेज दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर था। तो जब ये था कि घर वालों ने कहा कि तू वही कपड़े ले ले जो बर्थडे पे भी काम आ जाएंगे और अगले साल बहन की शादी है तो उसमें भी काम आ जाएंगे, तो एक ऐसा ब्लेजर ले ले, 10,000 रुपये पापा डाल लें। तो मैं 10,000 तो बड़ी चीज़ है, ठीक है डाल लें। तो हम 250 किलोमीटर दूर से एशिया के सबसे बड़े मॉल GIP में आए शॉपिंग करने। एक महिला ने हमें बताया, वो बोली मैं भी साथ चलूंगी, सुबह निकलेंगे शाम को वापस आ जाएंगे। मैंने कहा आइडिया इज गुड। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने, पिताजी ने कह दिया 10,000 रुपये डालेंगे। हमने पूरा एडजस्ट किया। पहली बार मुझे लगता है शायद वो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मॉल आया था, और वो भी कॉन्फिडेंस महिला दे रही थी, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई कि ठीक है ऐसे घुसना है, ये करना है, यहाँ चेकिंग होगी, वो आदमी हरी सी लाइट घुमाएगा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर घुस गए, हमने वहाँ पसंद किया एक ब्लेजर 7,000 रुपये का, और जीन्स और शर्ट हमने कहा मैनेज हो जाएगी 3,000 में, वो सब कर लिया। जब हमने लास्ट में उसको कार्ड दिया तो वो बोला इनसफिशिएंट फंड बता रहे सर इसमें। मैंने कहा यार, अब हमें इस बात का डर था कि अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे। ये तो हम समझ गए थे कि पिताजी ने पैसे नहीं डाले, बट हम इससे कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि हम पहली बार आए थे। अब तो इतना कॉन्फिडेंस है कि पहन के बाहर भी घूम लें, भाई ये पसंद नहीं आ रहा बोल देंगे, बट उस टाइम नहीं। मैंने कहा यार अब कैसे बोले हम उसको, यार कैसे। मैंने कहा भैया ये कार्ड में कई बार बता देता है हम ATM से पैसे निकाल के ला रहे हैं, आप हमारा माल इधर ही रखना। भाई साहब हम जैसे झट से वहाँ से निकले, गुस्सा भी आई। अब घर पे पिताजी को भी नहीं पता कि लड़के ने 250 किलोमीटर का रिस्क लिया है, और सम्मान में महिला भी सामने, ईगो पे बात है, उन्हें तो नहीं पता। उन्होंने कहा कल डाल देंगे पैसे, जरूरी है आज ही लेगा सामान। हमने पूछा, बोले
अब वो तो, और पिताजी उस टाइम पे झूठ सबके ही बोलते हैं, और मैं पैसे लगा दे आया था मैनेजर को, लगाए उसने, चुपका ही नहीं होंगे, लगाए नहीं होंगे। मैनेजर जानता भी नहीं इनको, कैशियर भी सही से बात नहीं करता, बट ये पैसे हमेशा मैनेजर को देंगे। अलग ही है भाई साहब लेवल है इनका कि मैनेजर को पैसे दे आया था। कोई नहीं, हम वापस आ गए। उस दिन से हमें खनक थी यार, मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, जब पैसा कमाएंगे अपना तो खूब ब्लेजर लेंगे ये वो। वहां से जब ये बात हमारे दिल पे लग गई कि भाई अपना कमाओ तब करना, तो हमें लगा कि यार अब बहुत दिन भी हो गए, घर वाले भी है, और हमारी ज्वाइनिंग भी आ रही थी टीसीएस की। मैंने कहा या तो टीसीएस ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर हमारी इधर इसका रिजल्ट तो इतनी जल्दी आया नहीं था, इसका तो अगस्त में आया था अगले साल 2014 में। तो फिर क्या हुआ कि हमने सोचा, मैंने कहा चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, और हमने पढ़ाना वहाँ से शुरू कर दिया। कोचिंग तो पढ़ा ही रहते, एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते, ट्यूशन तो मैं 2007 से पढ़ाता हूँ। तो ये था कि मैंने पढ़ाना शुरू किया 250 रुपये घंटे से। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, लगभग जनवरी 2013 से ही कर दिया था पढ़ाना शुरू। तो पढ़ाना शुरू किया तो हमें ये लगता था कि जो पैसा है वो खाने पीने के लिए नहीं है। हम सुबह कोचिंग में जाते ही एक चाय पीते थे उनकी, दोपहर में एक चाय पीते थे, और शाम को छोले भटूरे खा के सो जाते थे। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि खाने का शरीर पे भी फर्क पड़ता है, और शरीर वहाँ से खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप अपनी मेहनत का कमाते हैं, जब तक पिताजी खा रहे थे तो 4 रोटी भी कम लगती थी, अब खुद कमा रहे हो तो लगने लगा अरे अपना खर्च कैसे कर लेंगे। तो हम पूरा सेव करने लगे। 17,000 रुपये हमारी सैलरी थी पहले महीने की, 17,250। वहाँ से बच्चे हमें पसंद करने लगे, थोड़ा ठीक भी पढ़ाते थे, फास्ट पढ़ाते थे उस टाइम, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब समझते थे। वहाँ से हमारा पढ़ाने का कैरियर शुरू हुआ। कोचिंग का नाम भी था इंसेप्शन, बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। पढ़ाते रहे भाई, लगभग 6-7 महीने, 1 साल हमने पढ़ाया। वहाँ पे स्थिति हो गई कि हम फिर अपने दम पे भी मैथ्स में 100-125 बच्चों का बैच बनाने लगे, और हमारी जो सैलरी थी वो भी लगभग 1.25 लाख पहुँच गई। सोचो उस टाइम पे, शौक देख रहे हो भाई के, अलग लेवल पे भाई साहब। सबसे पहले हमने कोट ही खरीदना शुरू किया, और लगभग हमने 100-150 कोट खरीद दिया। हर दिन कोट चेंज हो रहा है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैं एक जीन्स, एक जूता और एक शर्ट मेरे पास थी, मैं वही रोज पहनता था, डेली वही पहनता था। तो जो कोचिंग मालिक था, जब मैंने एक दिन कपड़े बदले थे, कह रहा आप तो नहा लिया, बारिश होगी। मैंने कहा भाई नहाता मैं रोज हूँ, कपड़े वही पहनता हूँ, अलग बात। और ये एक कपड़ों का दौर हमारे साथ 10th से चल रहा है। 10th से, 10th में एक लड़की ने कहते तुम्हारे पास एक ही जोड़ी है। 2-3 बार हम ऐसा फील कर चुके हैं, बट ज्यादा फर्क पड़ा नहीं कुछ ऐसे। जिसने नहीं कहा था हम उसको करने लगे थे, ठीक है। तो ये शुरुआत हो गई भाई, ये हम वहाँ से कमाने लगे, कोचिंग करने लगे। फिर जीवन में ये होता है, सबके जीवन में प्रेम प्रसंग आता है, थोड़ा पैसा आता है, तो फिर वहाँ से ये चीज़ें आई हमारे जीवन में। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपका कैरियर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये सबके साथ है, कोई भी आप देख लो, कैरियर वहाँ से नीचे जाता है। एक टाइम पे 2 चीज़ें नहीं हो सकती। प्रेम अति का नाम है, और अति में सब कुछ छूट जाता है। कैरियर छोटी चीज़ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ छूटने लगता है। वहाँ से ये हुआ 2014 में हमने दोबारा सीजीएल दिया। हमें लगा अब की बार दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छे नंबर भी आए, प्री में हमारे आए 125 नंबर। आप सोचो कि हम पढ़ने भी लगे थे, 1 साल हमने तैयारी भी की, तो भी 125 नंबर आए प्री में, वहाँ 108 आए, और तब कट ऑफ भी बढ़ गई। मेंस में 197.5 आए, इंग्लिश में 162 आए, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। इसलिए बता रहा हूँ आपको कब आए आपके 162, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, एसएससी ने कैंसिल कर दिया। इसीलिए कोई मानता नहीं कि हमारे 162 आ सकते हैं, बट आए थे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आया था। पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा हुआ, फिर हमारे 130 है, यानी कागजों में हमारे हाईएस्ट 130 है। हमें और ख़राब पोस्ट मिल गई, हमें डिविजनल अकाउंटेंट मिली, और उसके बाद वो भी कब मिली, नागपुर में। मैंने कहा चलो संतरे खाएंगे और क्या है यही करेंगे, कोई बात नहीं। दोबारा हमने फिर सीजीएल दिया, फिर हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। प्री में 131 नंबर आए, 6 नंबर बढ़े। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं पढ़ना छोड़ रहा हूँ वैसे वैसे नंबर बढ़ रहे हैं। तो 131 नंबर प्री में मिले, मैथ्स में फिर वही 197.5, इंग्लिश में 120 थे शायद, ये 130 ही थे, 2 बार 130 है, इंग्लिश में फिर 130 थे। वही मतलब गाड़ी वही है, चाहे कितना पढ़ लो कुछ कर लो नहीं। और हमें ज़्यादा इंग्लिश से फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं थी। हम इंग्लिश को नॉर्मली लेते थे, क्या फ़र्क पड़ता है कि इंग्लिश अच्छी है नहीं है, क्या है, कोई ऐसे करने से तो कोई महान बनने जाता। वो एक्चुअली मैं ना वहाँ पे ऐसे कर रहा था तो ऑब्वियसली ऐसा। आजकल क्या है अंग्रेजी, आप देखो, मैं लोगों को क्या है एक्सक्यूज मी, ये वो नहीं लगता हमें इंग्लिश आती है। मैं जब दिल्ली में आया था मेट्रो में, पहली बार किसी महिला ने मुझे एक्सक्यूज मी बोला था, मुझे लगा था ये मुझसे बात करना चाहती है। मुझे ये नहीं पता था कि एक्सक्यूज मी का मतलब ये बोल रही है कि हटो। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए, बोली हट जाइए, एक्सक्यूज मी का मतलब। और जब हम कॉलेज में थे तो पहली बार जब किसी महिला के पास हमारा नंबर गया, उसने मैसेज भेजा सुबह जीएम, पता नहीं क्या भेजती है जीएम, जीएम हमें नहीं पता था। गुड मॉर्निंग तो जानते थे, जीएम नहीं पता था, शॉर्टकट का जमाना था भैया।
और महिलाएं तो अक्सर शॉर्टकट पे ही चल रही हैं, हर चीज में शॉर्टकट है। तो उसके बाद फिर एक लड़के से हमारी दोस्ती, उसने एक दिन हमें जीएन भेजा। हमने उससे पूछा कि यार ये जीएन क्या होता है, बोला गुड नाइट। फिर हम समझ गए कि जीएम मतलब गुड मॉर्निंग है। तो इतनी हमारी अंग्रेजी वीक थी। लेकिन मैंने आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग गांव से, उन्हें लगता है कि नहीं अंग्रेजी ठीक नहीं है, आज देखो कोई किसी की हिम्मत नहीं हमसे इंग्लिश में बात कर ले, हम फोन कट कर देते हैं, अपने आप करेगा हिंदी में। और ये भी नहीं बताते कि क्यों कट किया, तुम खुद समझो कि हम तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर सुनने की क्षमता है। कोई 15 मिनट भी इंग्लिश में बोलता रहे, मैं सुनता रहता हूं, भले मुझे उसमें कितना समझ में आ रहा है, मैं ओके कह दूंगा ज्यादा से ज्यादा। इस चक्कर में गड़बड़ी भी हो गई। अभी एक साउथ के टीचर का मुझे मैसेज आया, बहुत बड़े टीचर हैं गणित के ही, तो वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब उन्हें भी समझना चाहिए, वो मेरी इतनी तारीफ करे कि अरे मैंने इतनी वीडियो देखी है, जबकि 2012 में हमने जब ऑनलाइन पढ़ाने का सोचते थे तब हमने उनको पहली बार देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उनका मैसेज आया कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी है, अपनी क्लास में दिखाई है, इंग्लिश में उन्होंने पूरा करके रख दिया। अब वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर कब शुरू करना है। मैंने कहा सर क्या बोले, सर आपसे बात हुई थी ना, आपने कहा था ओके करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपके यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा लेता हूं, हमने ओके बोल दिया। इंग्लिश में क्या वो कर गया यार, ठीक है ओके। मैं इसलिए बहुत सोच समझ के ही किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता हूं, पहले कई लोगों से पढ़वाता हूं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा घट गया कि मैं अर्थ दूसरा निकाल लेता हूं अपने हिसाब से। 2-3 बार पढ़ूंगा तो आ जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा, 2-3 बार पढ़ने के बाद आ जाता है। तो हम यहाँ पे थे कि 2014 में भी हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने एक बार निकाल लिया तो फिर आप हर बार निकालोगे। हमारा लालच यही था कि दिल्ली में मिले, तो 2014 में हमें मुंबई में मिल गई पोस्टिंग, तो हमारे दिमाग में ये भी आ गया चलो इस बहाने एक्टर बन जाएंगे। जैसे हमें लगता है कि हर मुंबई में रहने वाला आदमी एक्टर है, ऐसी तो सोचता बाहर से रहने वाला कि मुंबई चले गए तो एक्टर बन जाएंगे। मैंने कहा यार चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। 2014 की ज्वाइनिंग आई 2016 में। तब तक हम कोचिंग में 2015 तक 20 लाख रुपए कमा चुके थे। 20 लाख हमारे अकाउंट में था, तो एक अलग गर्मी रहती थी, आप समझ रहे हैं। उधर मम्मी का लगातार से प्रेशर था कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, आप कुछ कर लो। तो पिताजी ने भी थोड़े पैसे कमाए, और बाकी पिताजी इतने दिन से जीवन जी रहे थे तो उनकी उधार लेने की क्षमता ज़्यादा थी, उन्होंने लोगों से बहुत उधार लिया, और एक अच्छा सा घर हमने ग्रेटर नोएडा में ही ले लिया जहाँ हम रह रहे थे। और जब वो घर लिया तो पिताजी को ये भी लग गया था कि लड़का अभी सही दिशा में नहीं है, तो ये जो 20 लाख हैं कब निपटा देगा कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने घर लेने में जल्दी की, और हमारे वो 20 लाख भी ले लिए और हम हो गए जीरो। और जिस वक्त हमारे पास 20 लाख थे वो पिछले 8-9 महीने से थे, क्योंकि हम जो कमा रहे थे वो खर्च कर रहे थे, कुछ बढ़ नहीं रहा था। तो हमारा भी इंटरेस्ट कोचिंग पढ़ाने में क्या है कम हो गया था, और उसकी वजह क्या थी कि हमारा इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा हो गया था, हम कोचिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब ये सब चीज़ें जीवन में आती हैं तो आदमी का कैरियर नीचे जाता है, तो वहाँ से जाने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, मुझे ये तो था कि यार पढ़ा के ही कुछ बड़ा करना है। सामने वाले पार्टनर का भी यही कहना था कि तुम पढ़ाने में बड़ा करोगे, बट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। होता क्या है कि जब आप किसी के भी साथ होते हो, कोई आपका दोस्त है कुछ भी, वो कहेगा तो सही आपके अच्छा करोगे, बट उसका उस अच्छे करने में सपोर्ट कितना ये मायने रखता है, वो नहीं दे पाता आदमी, कोई नहीं दे पाता, वो सब कहने की बातें होती हैं। तो मुझे लगा यार इन सब चीज़ों से निकलना है, थोड़ा सा अब लाइफ को चेंज करना है, भले ही देखेंगे दोबारा पढ़ाने में आ जाएंगे। सन 2013 में मैंने एक किताब भी लिखी, और मैंने लिखी नहीं, मैंने टाइप भी खुद की। मैंने रात के 3-3 बजे जग के किताब लिखी है, टाइप की है, जो कि बहुत फ्लॉप रही। वो किताब लोगों ने ली नहीं, पसंद नापसंद जिन्होंने ली उन्होंने पसंद की, बट लोगों ने ली नहीं, क्योंकि लोग आपकी किताब क्यों ले। मैं इसीलिए आपको भी कहता हूँ, जैसे आप में से कई लोग कहते हैं यार मैं वीलॉग बनाऊंगा, आज देखते हैं भाई सबको वीलॉग बना रहे, तो आपका वीलॉग कोई क्यों देखे, उसके पीछे कोई वजह तो हो कि कोई क्यों आपको देखे, उसको फायदा क्या मिल रहा है आपको देख के। जब तक उसको वो फायदा समझ नहीं आएगा तब तक कोई आपको नहीं देखेगा, क्यों देखेगा कोई। तो वो किताब भी फ्लॉप रही। तो हमें लगा कि किताब वाले सेक्शन में भी हमारे बड़े अरमान थे कि ऐसा होगा, हमें लगा था कि करोड़ों रुपए आएंगे, ये होगा वो होगा सब कुछ होगा, बट नहीं हुआ। और हम फाइनली 8 दिसंबर 2 उधर मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी। लोग हमें बहुत बड़ा आदमी समझते थे। जब नोटबंदी हुई तो मुझे रोज के 2-4 फोन आते थे, आपको व्हाइट का ब्लैक कराना है। मेरे पास जीने के लिए पैसे नहीं थे, मैं खुद ब्लैक हुआ पड़ा था। कितने लोग फोन करते थे कि आपके पास तो बहुत मोटा पैसा होगा, क्योंकि बाहर से दिखता था। भाई का क्या रहा है कि रोला रहे थे कि 100 रुपए आए तो फूक दे। जब मैंने पहली बार जीवन में 8,000 रुपए कमाए थे तो 3,000 का बंदा रख लिया था सेवा के लिए, और 3,000 का उसको रूम दिलवाया था, और उसमें घंटी लगा दी थी। मैंने कहा 1 बार बजाऊंगा तो चाय, और 2 बार बजाऊं तो चाय के साथ ब्रेड। एक ही महीने कमाए थे, उसको हटाना पड़ा था अगले महीने। तो मैं ये मानता हूं कि खर्चे बढ़ा लो, खर्चे के बारे में कभी मत सोचो। अपनी कमाई को इतना बढ़ा लो कि खर्चों की औकात कम लगने लगे, कोई फर्क ना पड़े।
तो वहाँ से ये हुआ कि हम सरकारी नौकरी के लिए चले गए। तो मेरे पास तो उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं मुंबई के आने जाने की फ़्लाइट कर लूँ, तो वो भी पैसे पिताजी से ही लेने पड़ रहे थे। और वो बहुत नेक आदमी और बहुत बढ़िया आदमी है, ये जानते हुए भी कि इसमें से कुछ पैसा खराब जगह इन्वेस्ट हो रहा है, वो बाहर से उधार ला के हमें पैसा दे रहे थे 40-45, और हम बहुत जल्दी उसे ख़त्म भी कर दे रहे थे क्योंकि सैलरी तो आ नहीं रही थी इतनी जल्दी। उधर क्या हुआ कि इन सब चक्करों में हमारी छुट्टी भी एक ज़्यादा हो गई। सरकारी नौकरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आपकी 1-2 छुट्टी ज़्यादा हो गई तो फंस जाता है मामला। आप स्टार्टिंग में प्रोविजन पीरियड में छुट्टियां नहीं ले सकते। और मुंबई जाके हमें ये दिख गया था कि एक्टर वेक्टर, हमें तो एक्टर देखने को नहीं मिला, बनना बहुत दूर की बात है। वो कहाँ रहते हैं ये नहीं पता। चर्चगेट में नौकरी करते थे, वहाँ से 70 किलोमीटर होते। एक स्टूडेंट ने हमें पनाह दे दी थी तो हमारा रहने का खर्चा नहीं था। बट क्या बताऊँ, वो इतनी मोटी मोटी रोटी खाता था यार। मैं तो कई बार बाहर चुपचाप खा जाता था 2 रोटी, और वहाँ पे फिर एक निवाला तोड़ लेता था, वरना उसको ये लगेगा मेरा इतना नहीं था कि इसको भी बाहर खिला दूँ। वो हमसे पहले ही, जैसे मेरे स्टूडेंट तो 2012 से ही सेलेक्ट होना शुरू हो गए थे, तो वो भी दिल्ली में ऑलरेडी, मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर था। तो बच्चों को लगता है कि यार टीचर आ गया हमारा तो उसको सम्मान है, तो हम उसी के साथ रहते थे। 4 महीने हमने नौकरी की। इधर क्या हुआ, इन 4 महीनों में घर तो ले लिया। अब जनरली क्या होता है, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि वो घर सबसे बाद में लेते हैं, पहले रेंट पर रहते हैं, ताकि बिजनेस के लिए कैश फ्लो चाहिए। तो हमारे पिताजी भी जो बिजनेस करते थे, जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो भी उन्होंने घर में लगा दिया, तो उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो उनका बिजनेस भी ठप हो गया। इधर हमारा ठप, उधर उनका ठप, दोनों भाई भाई, सब कुछ खत्म खेल। अब पिताजी इस टेंशन में जाते रहे, उनको डायबिटीज हो गई, माताजी को पैरालिसिस हो गया टेंशन में। भाई आदमी, माँ बाप ज़्यादा टेंशन लेते भी हैं कि अब क्या होगा। इधर घर की किस्त जाना भी बंद होगी क्योंकि बैंक से भी लोन था, जिससे उधार पैसे लेते वो भी परेशान करने लगा कि अब क्या होगा। और इधर हमारी सैलरी कितनी है, वही 70,000 रुपये, काट पीट के 60,000। तो मुझे ये समझ में आ गया था सैलरी से तो कुछ नहीं होना। हमने डिसाइड किया 4 महीने बाद, मार्च में लगभग, कि अब हम ये नौकरी नहीं करेंगे। और हमारे पास उस वक्त कुछ और करने को भी नहीं था, कुछ और करने को भी नहीं था, बट ये था कि इसको करके भी कुछ नहीं होना है। और उधर 2015 में हमें एग्जामिनर की पोस्ट मिल गई थी। पोस्ट हमारी लगातार बढ़ रही थी, फिर एक ही बार बीच में घटी, उसके बाद लगातार बढ़ रही थी। पेपर दे के आते थे, पोस्ट सीधे, कुछ करते ही नहीं थे। तो घर वालों को कहते कि चलो सरकारी नौकरी तो है ही, तो हमें ये था कि इस बार भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बट उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया था। तो हमने ऐसे ही नौकरी छोड़ दी। सैलरी हमें मिली नहीं थी। हम गए, हमने बोला नौकरी छोड़नी है। हमारा एसी बोला ऐसे कैसे छोड़ दोगे। तो मैंने कहा छोड़नी है बस, अब मत मानो कोई, हम तो छोड़ रहे हैं। लोगों को लगता भी ऐसे कैसे छोड़ रहा है, उस टाइम तक इतने लोग छोड़ भी नहीं रहे थे। वहाँ से हम यहाँ आ गए छोड़ के भाई साहब नौकरी, और हमने किसी को नहीं बताया। जिसके साथ हमारा था हमने उसको भी नहीं बताया कि अभी छोड़ के आ गया मैं, पहले कुछ करेंगे जीवन में, फिर वही सब होने लगेगा तो फिर खत्म हो जाएंगे इधर। ऐसे तैसे तो थोड़ी दूरियां मेंटेन हुई हैं। यहाँ आ गए, हमने यहाँ कोचिंग तलाश करना शुरू की। जब मैं यहाँ से छोड़ के गया था, मैंने आपको बताया कि मैंने 250 रुपये घंटे से पढ़ाना शुरू किया था, तो जब मैं छोड़ के गया था तो मुझे 1350 रुपये घंटे मिलते थे। जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे कोई 650 रुपये घंटे में बहुत मुश्किल से रखा। ये स्थिति हो गई थी, ये हालत हो गई थी। कोचिंग से 1000 रुपये मिल रहे हैं, 2000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब यहाँ आके भी ऐसा नहीं कि दिन सुधर गए थे। तभी ये मैंने लाइन लिखी थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि मैं एकदम खत्म सा हो गया था, बिल्कुल टेंशन में पूरी तरह। बट पता है एक हिम्मत थी, मैं टेंशन में सिर्फ घर में रहता था मम्मी पापा के सामने। क्योंकि मम्मी पापा के सामने जब आप कुछ कर नहीं रहे होते और आप हल्का सा हंस दो, वो क्या, एक तो हर बात को उसी चीज से जोड़ते हैं, मर ले इसी के उसमें मर ले, कुछ भी बोलेंगे भाई साहब अनाप शनाप, आपको इतना प्रवोक कर देंगे, इतना चिढ़ा देंगे, घर छोड़ दो, ऐसी स्थिति आती है। बट हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था, घर छोड़ के जाएं कहाँ, जाएं कहाँ। तो हम घर में थोड़ा सा रहते थे, ठीक है यार मैनेज कर लेंगे, बाहर आके फिर अपना वही पूरा चिल मारते थे। मैंने कहा बढ़िया करेंगे, ऐसे ऐसे करके खुद ही अपना ठोक बढ़िया करेंगे। कोचिंग हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने ठीक है। फिर हमने क्या किया, वहाँ से एक आइडिया आया कि चलो अब मुखर्जी नगर में ही घर ले लेते हैं, कोचिंग का बहाना ही मिल गया। तो घर में रहना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, अलग ही लेवल पे खेलते हैं माँ बाप, बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे। खैर अभी यहाँ पे कुछ माएँ भी हैं तो बुरा ना मान लें इसलिए, बट करते हैं माँ बाप, छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ यार। कोई रिश्तेदार आ, तूने इससे नमस्ते क्यों नहीं की? अब मैंने ठेका लिया है पूरे हिंदुस्तान से नमस्ते करने का है। कौन तुम्हारा रिश्तेदार है, कौन तुम्हारा दोस्त है, मैं सबको जानता हूं। ऊपर से वेट करो, बचा हुआ नाश्ता बचेगा तो आप सबको मिलेगा, कई बार मिलता भी नहीं, मम्मी कहती है इसे पन्नी में पैक करके रख दे, कल कोई और आ रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो वहां पे एक ये आया कि हम लोग, ये भाई हमारे दोस्त थे, हम लोग 2012 से दोस्त हैं, जीतू जी हमारे, तो ये थे वहाँ पे। तो ये भी कमरा ढूंढने में सहायक थे, ये अपना आईएएस की तैयारी में बिजी थे। तब आईएएस की तैयारी में आदमी बिजी ही रहता, करे कुछ ना करे। तो क्या हुआ, जब हम एक कमरा देखने गए तो वो कमरा इंटरकनेक्टेड था। उस टाइम मेरी हालत ये थी कि मैंने अपना मोबाइल बेचा,
और कुछ मेरे पास नकली सोने की अंगूठी थी, वो भी, क्योंकि उनमें थोड़ा सोना था, बाकी तावा ही था। तो मैंने कहा बेच दो, जब पैसा होगा तो डायरेक्ट 24 कैरेट लेंगे। तो ये भाई देख के मजाक में बोला, अब तुम ऐसा, जैसे हम वो फ्लैट ले रहे थे, तो ये भाई बोला इसमें बाहर वाले में तुम पढ़ा लेना, ऐसे मजाक में ही बोला। मैंने वो बात सीरियस ले ली, मैंने कहा यार ये तो आइडिया सही है, यहाँ पढ़ाया जा सकता है। हम वहाँ स्टूल खरीद के लाए 70-70 रुपए के। सुबह हमारा भाई और हम 2 थे, तो वो हम सुबह स्टूल लगाते थे, वहीं सोते थे, उसी में हमने एक एसी का जुगाड़ करा। मैंने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सोते थे, सुबह फोल्डिंग समेट के स्टूल लगाते थे और स्टूल लगा के बाहर खड़े हो जाते थे, ताकि बच्चों को ये ना पता लगे हम यहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत गंदी जगह थी, बहुत गंदी है। सोफा था एक फटा हुआ, भाई साहब आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग की वो वीडियो में, उसको हमने किसी तरीके से, उसकी इज्जत बेड से ढक के ढकी हुई थी। ये हालत उस सोफे की हो गई थी, पता नहीं किसने कैसे इस्तेमाल किया था उसको आदमी। तो वो हमारे रखा हुआ था, उस पर भी 3 बच्चे बिठाते थे, 4 बच्चे, और वहां से हमने, जैसे बच्चे तो हमारे टच में थे, तो हमने मैसेज डलवाया उनको कि भाई हम ऐसे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, सुपर 30 बैच चलाएंगे। तो वहां से 30 बच्चे हमारे पास ऐसे तैसे जुट गए थे, और 30 बच्चों का मतलब है कि हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए भी आ गए थे, जिससे कि हम अपने बेसिक खर्चे निकाल लें। और हम 650 रुपये घंटे में एक कोचिंग में तो पढ़ा ही रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक बच्चा बोला कि यार आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और बहुत अलग पढ़ाते हो, ये जो आप चीज़ें पढ़ाते हो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप इनको ना यूट्यूब पे डालो। अब हम हर तरफ से हारे हुए थे, इज्जत का सवाल था, यूट्यूब पे डाल दें। यूट्यूब के बारे में भी हमें नहीं पता था, कोई रिश्तेदार देखेगा देखो अब ये कर रहे हैं, फील तो आता ही है, तो बुरा तो लगता ही है कि भाई आप ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब पे, अभी भी कितने लोग ऐसे कि सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर, लेकिन यूट्यूब पे जाने में डर सा लगता है कि यार ठीक है। लेकिन वो बोला कि चलो ठीक है, यूट्यूब पे आप मत डालना, एक वीडियो बना लेते हैं आपकी। मैंने कहा ठीक है चलो एक वीडियो बनाओ, हमें भी अच्छा लगता था वीडियो बनाना, एक्टर था, हमारे अंदर का जग रहा था धीरे धीरे। उसने वीडियो बनाया और उसने वो वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल दिया। भाई साहब वो वीडियो से क्या, हमारी ऐप वगैरह पहले से बनी थी, संसाधन हमारे पास पूरे थे, जैसे कहते ना कि स्ट्रक्चरल कंपनी थी हमारी, कोई भी आके फंड कर दे, फंडिंग कर दे, वो सब बना हुआ था, बिकता कुछ नहीं था सब कुछ, रेवेन्यू सोर्सेस नहीं थे। हमने उस वीडियो में किताब का भी जिक्र किया था। वो वीडियो 6 दिन में 1 मिलियन व्यू छू गई। आपने देखा होगा, पहली वीडियो थी एक। भाई साहब जब वो वीडियो छू गई तो लोगों को किताब के बारे में लोगों को लगा कि किताब भी अच्छी होगी, लोगों ने किताब परचेज की। उस टाइम सोचो हम एक टाइम का खाना खाने के लिए सोचते थे, और उस टाइम हालत ये आ गई कि हमारे अकाउंट में रोज सुबह जगते ही 5 लाख रुपए आ जाते थे। कैसे किस्मत पलटती है, 5 लाख रुपए सुबह सुबह अकाउंट में, किताब बिक जाती थी। किताब बिकी, कहीं नहीं गई, अभी है ही नहीं हमारे पास, तो पैसे आ रहे, कुछ नहीं करा, पैसे आ रहे, किताब देनी है बच्चों को, लेकिन बिक तो पहले ही। उधर वो वीडियो छू गई, हम लाइव पढ़ाने लगे, लोग इतना पसंद करने लगे भाई साहब की, हमने अपना चैनल बना दिया। 15 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर, 8 महीने में तो 1 मिलियन हो गए थे उस टाइम पे, इतना तगड़ा क्रेज था। वहाँ से शुरू हुआ, हमने कोचिंग जहाँ हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने जब बैच स्टार्ट किया मेंस का, तो 400 बच्चे आए। तो हमने कोचिंग वाले को बोला, और वो फीस भी बहुत चार्ज कर रहे थे, किसी बच्चे कम नहीं कर रहे थे, 10,000 से फीस ले रहे थे। तो हमने कहा अब हमारी फीस बढ़ा दो, 650 रुपये घंटे पे हम कब तक मैनेज करते रहेंगे। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था, ज़्यादा नहीं आया था, थोड़ा आ गया था, क्योंकि हमें थोड़ी पता था कि यूट्यूब इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी बाद में जाके। तो वो बोले कि नहीं पैसे नहीं बढ़ते ऐसे, 1 साल करो पूरा तब बढ़ेंगे। मैंने कहा 1000 नहीं कर रहे हो तो चलो 700 कर दो, हम भी थोड़े जिद्दी थे। मैंने कहा 50 रुपये तो बढ़ाओ, बोले नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा हम कल से नहीं आएंगे, लिख लो। हमारा ये डायलॉग बहुत फेमस था, कल से नहीं आएंगे। मुझे आज भी याद है कि मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर धीर, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर धीर किसी ने बताया बहुत बड़ा स्किन का डॉक्टर है। हम आगरा उसको दिखाने गए, गाँव से 5 घंटे बस में बैठ के, शाम में 7 बजे पहुंचे, 7 तक वो देखता था, हम 7 बजे ही पहुंचे। उसके कंपाउंडर ने ऐसे धक्का मार दिया हमें, कह रहा आप डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे। हम फिर भी उसको चीरते हुए आगे घुस गए। भाई साहब डॉक्टर बहुत बदतमीज था, बोले तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैं नहीं देखूंगा, आप कल लाना। मैंने कहा मैं दिखाने नहीं आया, बताने आया हूँ, कल नहीं आऊंगा, इंतजार मत करना, कहीं तो इसी इंतजार में बैठा रहे। तो हमारा ये डायलॉग पहले से ही था कि कल नहीं आऊंगा, ठीक है। तो हमने वहां भी मार दिया, मैंने कहा कल नहीं आऊंगा भाई मैं। तो बोले ठीक है। अब सोचो ये डिसीजन भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाँ मैं 650 रुपये घंटे से रोज का 10 घंटे पढ़ाता था, 6,500 रुपये से लगभग 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा था। नौकरी से तो अच्छा ही था, थोड़ा थोड़ा घर भी मैनेज हो रहा था। बट हुआ क्या था कि जो हम घर पे सुपर 30 चला रहे थे, वो सुपर 120 बन गया था। उसमें इतनी भीड़ हो गई थी कि 60-60 के 2 बैच बनाने पड़े। और तब उस वक्त हालत ये थी कि बच्चा ये कहता था कि सर आप 15,000 फीस ले लो, हमें आप ही से पढ़ना है। मतलब हमारे यहाँ ये लाइन थी कि काउंटर की तरह, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, बट बच्चे पहले फीस दे रहे हैं कि जो अगला बैच आप स्टार्ट करोगे तो मुझे उसमें आना है। ये स्थिति हो गई। मतलब
मैंने कहा अलग हो रहा है भाई, कमाल हो रही है। हो क्या रहा है मतलब? क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ाई थी वो उससे पहले हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में नहीं थी। आप भी सब जानते हैं, जीरो करना हुआ, ट्रायंगल के एंगल को जीरो करना हुआ, ये सब चीजें आज जितने भी टीचर्स पढ़े ये कहीं थी नहीं उससे पहले, इनको हमने ही इजाद किया। तो जब आप कुछ नया इजाद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फेम मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ गया तो समझ लो उसने कुछ अलग किया है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। बड़े बड़े टीचर मुखर्जी नगर के हमें कॉल करते थे और बधाई दे रहे हैं, हमें लगता था यार ये आदमी तो एक दिन हमसे हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया था कि अरे बेटा स्टेटस वालों से ही हाथ मिलाया जाता है, आप अभी बच्चे हो, ऐसे करके कर देते थे। कई टीचरों ने हमें ऐसे बोला मुखर्जी नगर। हमने उन्हें फिर भी अभी काम दिलवाया। मैंने कहा कोई नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए, सांप का जन्म नहीं चाहिए अगले जन्म में, सबका भला करो, ये सोच रखनी चाहिए हमेशा से कि सबका भला करो। वहां से ये शुरुआत हुई दोस्तों। फिर हमने, हमारे घर वाले बोले कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो और कोचिंग छोड़ने का, लेकिन ये वो है। मैंने कहा नहीं नहीं लेने दो। हमने अपने भाई को बोला, इन भाई साहब को बोला, इन लोगों ने एक हॉल वॉल ढूंढ के तैयार कर दिया। मैंने कहा कोचिंग अपनी शुरू करते हैं। वहाँ हमने अपनी कोचिंग शुरू की तो हमारे पास 150 की कैपेसिटी थी। हमने अपनी ऑफिस बनाई थी, उसको भी बच्चों में मिला दिया तो 200 की हो गई थी। लेकिन पहले बैच में हमारे पास बच्चे आए 500। पहले बैच में बच्चे 500 आए, हमने उनको 2 बैचों में डिवाइड किया, 200-200 करके हम पढ़ाने लगे। वहां से क्या हुआ, जो हमने मार्केट से कर्ज ले रखा था वो हमने निकाल दिया। पिताजी आते थे, धीरे से लेके चले जाते थे, बड़ा बुरा भी लगता था, इतनी मेहनत से पहली बार पैसा देखा, वो भी ये लेके चले जाते हैं। फिर हमें लगा और आएगा। फिर हमने कहा यार अब तो कुछ और भी होना चाहिए। हमने एक गाड़ी अपने लिए बुक की, इको स्पोर्ट। मैंने कहा यार इको स्पोर्ट कार होनी चाहिए, अब ऐसे नहीं भाई का अपना होना चाहिए ना जलवा सा। ऐसे मार्च की बात है ये। हमने उसके बाद मार्च अप्रैल आया, अप्रैल में हमने फिर से बैच अनाउंस किया कि हम एक और बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम तो फ्री हो गए थे। अब हमने घर पे भी पढ़ाना बंद कर दिया था। अब क्या घर पे जहाँ सो रहे हैं वहीं पढ़ा रहे हैं, अब घर पे नहीं पढ़ाएंगे, अब तो घर लेंगे और उल्टा रहेंगे वहाँ शांति से। क्योंकि बच्चे कभी भी आ जाते थे यार, ये हालत हो गई थी। आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कोई बच्चा कभी आ जा रहा है, नॉक कर रहा है, एडमिशन मिलेगा। तो हमने घर का बंद कर दिया था। मैं सिस्टम अब घर पे पढ़ाना ही नहीं, और ये घर भी जल्दी बदलना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने ये अनाउंस किया, वो इको स्पोर्ट वाला बोला 1 महीने बाद आपको कार दे देंगे, ये वो। जब हमने बैच अनाउंस किया तो हमारे पास 3000 बच्चा आया। 3000, आप समझ रहे हैं। और हालत ये हो गई कि 12 तक लाइन लग गई थी, पुलिस को मैनेज करना पड़ा। हमने लगा कि यार ये तो बहुत सही जा रहा है मामला। हमने बच्चों को बोला कि यार देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की ज्यादा क्षमता है नहीं, तो आप लोग पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद हम देखेंगे कि जितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से हम हॉल लेंगे आपका। पिताजी हमारे पुराने ठेकेदार थे, वो बोले हॉल तो ऐसे तैयार करा दूंगा बस मैं, अपना कमीशन लगा के। तो भाई साहब 3000 बच्चे आए, वहां से जिंदगी फिर बदलना शुरू हो गई। फिर हमने पहले तो सबसे पहले इको स्पोर्ट कैंसिल की, फिर हमने मर्सिडीज बुक की। मैंने कहा लेवल बढ़ना चाहिए। मेरा शुरू से था कि जिंदगी को जियो, ऐसे नहीं, क्योंकि पैसा भी कुछ, मैं नहीं मानता कुछ, मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं। आप मेरी पूरी स्टोरी में देखेंगे कि मैं नहीं भागा। मैंने अच्छी चीजें की, पैसा खुद भागा। मैं इन सब चीजों को मानता हूं कि ये इस्तेमाल करने की चीज है, अपना इस संसार में कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि ये शरीर भी अपना नहीं है, सब इस्तेमाल करने की चीज है। कोई मेरे साथ घूमता है गाड़ियों में, कहता है यार हमें भी महंगी गाड़ी लेनी है, मैं कहता हूँ 10-20 दिन इसी में घूम लो, मन भर जाएगा। ये मेरी भी अपनी नहीं है, यहीं छोड़ के जाऊंगा मैं भी, कुछ दिन के लिए लिया है कि नहीं, अपना क्या है, साथ क्या लेके जाना है। तो मैं जिंदगी को हमेशा ऐसे जीता था। मेरे पास जब जितने पैसे आते थे, जैसे एक इंसिडेंस इसमें बीच में ये भी था कि जब हमने सुपर 30 बैच स्टार्ट किया था सितंबर में, तो अगस्त में पिताजी का बर्थडे आता था, तो हमने 20,000 रुपये इकट्ठे कर पाए थे। और मोबाइल हमने कहा पिताजी को देंगे, तो हमारे भाई ने कहा यार 20,000 रुपये आए, 20 का मोबाइल दे रहे हो। मैंने कहा सोच बड़ी रखनी है, बस आएगा और आएगा। तो हमने तुरंत दे दिया। हमने कभी सोचा नहीं कि यार ऐसे क्या करना है, ठीक है पैसे आए, हमने कहा मर्सिडीज में घूमेंगे। ख्वाब तो पूरे हो, कल रहे ना रहे ये पल याद आएंगे, वही वाली बात हो जाती है। फिर आप सोचते रहो जिंदगी भर, लोग आज इतना कमा रहे, कमा के रख रहे, पागल हुए जा रहे हैं, एक दिन क्या होगा, हर्ट फेल हो जाएगा। हो रहा है लोगों का फेल, देखो कितने सारे लोग स्ट्रेस एंजाइटी में जी रहे हैं, शौक नहीं पूरे करे, कल अच्छा करेंगे तब अच्छा करेंगे, तब वो लीलावती कलावती वाली कहानी हो गई है। अब आएगा पैसा तो ऐसा करेंगे, अब आएगा तो ऐसा करेंगे, अब आएगा तो ऐसा करेंगे। ऐसे नहीं जीना, आज है आज जी लो, कल मन हो ना हो। आप बताओ कितनी चीजें जो आपको 10वीं क्लास में अच्छी लगती थी अब लगती नहीं। चॉकलेट की बात कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको, चॉकलेट, ब्रेड बटर कितनी अच्छी लगती थी बचपन में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना पैसा कमाऊंगा तो ब्रेड बहुत खाऊंगा। अभी डॉक्टर ने साफ बोला आप ब्रेड नहीं खा सकते, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका अपने आप मन करना बंद कर देगा। कहते ना आ लग जा गले फिर कभी ये हंसी रात हो ना हो। तो उस कंसेप्ट पे जिंदगी जीनी चाहिए कि आज जब युवा हो, आज जैसे आपका मन है, आपका मन करता होगा यार एक बुलेट हो और मैं ऐसे फटफट करके उसके हॉस्टल के सामने से निकलूं धुआं उड़ाते हुए, हैं ऐसे मन करता। तो ये चीज मन बाद में नहीं करेगा। तो
ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तब जिंदगी जीऊंगा। जब आपको दिल करता है, जब आपको जो मन करता है वो कर लेना चाहिए। मैंने जिंदगी में वही किया, मुझे कभी अफसोस नहीं है। मैं कोरोना में सबसे कम डरा हुआ था, मुझे फर्क ही नहीं था, और मैंने लगभग सब कुछ कर लिया है। अगर बुलावा आ जाएगा कोई डर नहीं है, 1% अफसोस नहीं है। जैसे आज आपको लगता होगा यार अब ये करके हम चले जाएंगे, आज भी हमारे आपके माँ बाप फंसे हुए हैं, ये कर लें फिर जाएंगे, नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं है। आपको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, बेहतर जिंदगी जीनी है, तो जॉब से नहीं आएगी, आपको हर तरीके की इनसिक्योरिटी, डर खत्म करना होगा। आज आप डर में यार ये छोड़ के चलेगी क्या होगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, नौकरी मिली मिली तो क्या होगा। आपको इन सब चीजों से डर मुक्त होना होगा। और मैं शुरू से था कि नौकरी नहीं रही तो भी चलेगा जीवन, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं चलेगा। आपको हिम्मत रखनी है। वहां से हम पढ़ाने लगे। फिर सोचिए, मैं उस टाइम आपको बताता हूं कि मैं उस टाइम लगभग हमारी कोचिंग का रेवेन्यू 25 लाख रुपए पर डे था, पर डे। और आई ज्वाइंड अन अकेडमी एट द रेट ऑफ 40,000 पर मंथ। कौन सोचिए, मुखर्जी नगर के मैक्सिमम टीचर जो आज अन अकेडमी पे हैं भी, उनको भी मैंने जबरदस्ती कहा, वरना कोई जुड़ना नहीं चाहता था। अन अकेडमी जस्ट लाइक उस टाइम एमबी की तरह था। अरे हमें नहीं जुड़ना, हम अपना कर रहे हैं। मैं खुद अपना कर रहा था। सोचो 25 लाख रुपए जो आदमी रोज कमा रहे, वो 40,000 रुपए महीने पे जुड़ गया। अन अकेडमी से कि यार हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, हम भी आसमान में उड़ेंगे, आप भी उड़ना। वो उस टाइम मजाक लगी थी ये बातें कि भाई ऐसा होगा, लेकिन एक दिन वो चीजें भी सच हुई। और आज कहां से कहां पहुंच गई चीजें, मतलब बताना मुश्किल है कि हम आज साथ में क्या कर रहे हैं या कहां लाइफ पहुंच गई। तो ऐसे ऐसे ये सफर शुरू हुआ। बीच में ऐसे बहुत बार जीवन में लगा कि यार अब शायद होगा नहीं होगा। कुछ पल के लिए ये थॉट्स आते हैं कि कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। मैंने नौकरी भी छोड़ दी। 2016 में भी मुझे नौकरी मिल गई थी। 2016 में तो सोचो ऐसे ही मिल गई थी कि मैं 2015 में जब पढ़ा रहा था, तो हमें अपनी कोचिंग में मेंस का बैच बनाना था। तो हमने उसके लिए 100 क्वेश्चन छापे थे। 100 क्वेश्चन छाप के बच्चों को सेंटर पे बांटेंगे कि हम इस तरीके का सोल्यूशन देते हैं। आइडिया तो पहले से ही था हमारे पास, तो वो हम बांटने गए थे। तो मैंने वही सेंटर ले लिया था बांटने वाला, जिसपे मेरा सेंटर था। मैंने कहा यहीं पे बांटेंगे। खुद ही सोचो हमने बांटे अपने पंपलेट पोस्टर भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटे। तो हम और दुर्गा जी थे, एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं दुर्गा जी, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी लगता है उनको देखते हुए, स्ट्रगल करते हुए।